गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि जब किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो कुछ हीट प्रोड्यूस करता है। इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही है। तो जैसा कि हम पहले लेसन्स में पढ़ चुके हैं कि जब चार्जेस फ्लो होते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टर में से, तो उसे कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, यानी कि उसके रास्ते में एटम्स आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब पास हो रहे हैं, चार्जेस जब पास हो रहे हैं कंडक्टर के थ्रू, तो उनके सामने एटम्स आते हैं जिनसे उनकी टक्कर होती है, यानी कि वो एटम्स की टक्कर की वजह से उनका रास्ता रुकता है। और ये जो ऑब्स्टिकल आ रहा है जिसे कि हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इन इलेक्ट्रिक करंट या चार्जेस को उसका सामना करना पड़ता है। अब उनको अपने फ्लो को बनाए रखने के लिए इस रेजिस्टेंस की ओपोजिशन में कुछ वर्क करते रहना पड़ता है, और यही जो वर्क है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम ये एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई आदमी है और वो भीड़ में से गुजर रहा है, तो उसको वहाँ से गुजरने के लिए उस भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ना है। ये भीड़ उसके रास्ते को रोक रही है, तो जब वो आगे बढ़ता है तो वो भीड़ को हटाने के लिए कुछ वर्क करता हुआ चलता है, और ये जो वर्क कर रहा है वही जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ हम आदमी को एज अ चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, और ये जो हमारी भीड़ है उसमें जो इंसान हैं उनको हम एटम्स के फॉर्म में ले लेते हैं, और वो जो वर्क कर रहा है आदमी उसको हम हीट प्रोड्यूस की फॉर्म में लेते हैं। सो व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ रेजिस्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब किसी रेजिस्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से जो हीट का प्रोडक्शन होता है उसी को हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए यदि हम इलेक्ट्रिक करंट I लेते हैं जो कि रेजिस्टर R में से फ्लो हो रहा है, और V पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेजिस्टर R, और जो Q चार्ज फ्लो हो रहा है वो T टाइम के लिए ले रहे हैं। तो हमें पता है कि I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो है Q इज इक्वल टू I इंटू T। और अभी हमने देखा कि अगर Q चार्ज फ्लो हो रहा है और उसको वर्क करना पड़ रहा है, तो ये जो Q चार्ज के फ्लो के समय जो वर्क डन है वो हम निकाल सकते हैं W इज इक्वल टू V इंटू Q, क्योंकि हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम निकालते हैं W अपॉन Q से। तो ये जो वर्क डन है वो हो जाएगा V इंटू Q। अब हम यहाँ पर इस Q की वैल्यू इस इक्वेशन से रखते हैं, तो Q इज इक्वल टू IT, तो W इज इक्वल टू VIT। तो इस वर्क को करने के लिए जो बैटरी है वो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है, यानी कि जितना वर्क डन हुआ है उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुई है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू वर्क डन W, और जितना वर्क डन हुआ है उतनी ही हीट प्रोड्यूस्ड होती है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू, हमें पता है VIT जो अभी हमने निकाली है, जो कि हीट प्रोड्यूस्ड के बराबर है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डेट हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड, दैट इज इक्वल्स टू VIT।
So according to Ohm's law, we know that V is equal to IR. तो यहाँ पे जो हमारी V की वैल्यू है उसकी जगह हम रख देते हैं IR, और जब हमने यहाँ पे V इज इक्वल टू IR पुट किया तो H इज इक्वल टू VIT. यहाँ V की जगह हमने IR पुट किया तो IR मल्टीप्लाइड बाय I इज इक्वल टू I स्क्वायर R एंड दिस T. तो ये हमारा हो गया H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. अब अगर हम ये देखते हैं कि I इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन R, तो यहाँ हम ये जो I की वैल्यू है उसकी जगह रख सकते हैं V अपॉन R. तो यहाँ हमने रखी है I की जगह V अपॉन R, तो यहाँ I स्क्वायर की जगह हमने रखा V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर R T. तो यहाँ R से वन सिंगल R कट हो गया है, तो हमारा नीचे ये बचता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू T. तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट इक्वेशन फॉर हीट. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हीट प्रोड्यूस्ड VIT, हीट प्रोड्यूस्ड I स्क्वायर RT, एंड थर्ड V स्क्वायर T अपॉन R. तो हीट प्रोड्यूस के लिए हमने ये तीन फॉर्मूले डिराइव किए हैं. अब हम ये देखते हैं कि ये जो हीट प्रोड्यूस है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है. फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट पे, कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. सेकंड है रेजिस्टेंस पे, यानी कि कितना ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कितना रेजिस्ट हो रहा है उसके फ्लो का. तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा उसका ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. थर्ड, कितने टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. जितना ज़्यादा देर के लिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, हीट प्रोड्यूस भी उतनी ही ज़्यादा होगी. तो इन सब जो फैक्टर्स हैं उनको मिला के जूल्स ने अपना एक लॉ दिया था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. सो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर्स. तो हम इसको लिख सकते हैं H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, and it is directly proportional to the resistance of the resistor. तो हम इसको लिख सकते हैं that heat produced H is proportional to R, and it is also directly proportional to the time for which the current flows through the resistor. If we take T time, the heat produced is proportional to the time T. So H is proportional to T. अब हम इन तीनों से ये लिख सकते हैं that H is proportional to I square RT. I square RT. जब हम यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वल टू का साइन लगाते हैं, देन वी पुट अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. यहाँ हमने लगाया है K. यहाँ K की वैल्यू होती है 1. दैट्स वाई द H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. तो इस तरह ये जो है H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का है. यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस है वो एनर्जी की फॉर्म है, इसलिए इसकी ऐसा यूनिट है जूल. अब हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कि इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसको हम कहाँ कहाँ अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं.
तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे हीटिंग अप्लायंसेस में। अब हीटिंग अप्लायंसेस कौन कौन से यूज़ करते हैं हम, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, अवन है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, गीज़र है, ये सब हीटिंग अप्लायंसेस हैं जहाँ पे हमें किसी ना किसी फॉर्म में हीट को यूज़ करना होता है। इन सब में हम नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं एज इट्स हीटिंग एलिमेंट। इन सभी में हम नाइक्रोम वायर को यूज़ करते हैं क्योंकि नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है, और जितना ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है एच इज़ प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि हीट प्रोड्यूस्ड रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट प्रोड्यूस्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो क्योंकि नाइक्रोम की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसका कि हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट डिवाइस है इलेक्ट्रिक बल्ब। जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे हम लाइट प्रोड्यूस करने के काम में लेते हैं। हमारे बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन मेटल का बना हुआ होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, नियर अबाउट 3380 डिग्री सेल्सियस। तो जब हीट प्रोड्यूस होती है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से वो इजीली मेल्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से जो फिलामेंट है बहुत गर्म हो जाता है और लाइट एमिट करने लगता है। हमने देखा होगा कि जब कोई चीज़ बहुत गर्म हो जाती है तो वो ग्लो करने लगती है। इसी तरीके से जब बल्ब का फिलामेंट बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है तो वो लाइट एमिट करने लगता है, लाइट प्रोड्यूस करने लगता है। क्योंकि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए जो हमारा बल्ब है उसमें हम इनएक्टिव गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन है, आर्गन है, ये फिल कर देते हैं, ताकि जब हीट प्रोड्यूस हो तो हमारा ये जो फिलामेंट है वो बर्न ना हो और वो लंबे समय तक बना रहे। तो हमारे फिलामेंट को बर्न होने से बचाने के लिए और उसकी प्रोलॉन्ग लाइफ के लिए हम बल्ब को इनएक्टिव गैसेस नाइट्रोजन, आर्गन या और किसी गैस से फिल कर देते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है उसका मेजर जो पार्ट है वो हीट प्रोड्यूस करने के काम में आता है, पर उसका सिर्फ कुछ ही पार्ट जो है वो लाइट रेडिएट करने के काम में आता है। यानी कि जो भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसका बहुत ज़्यादा पार्ट हीट में कन्वर्ट होता है और कुछ ही पार्ट लाइट में कन्वर्ट हो पाता है। अब हम नेक्स्ट डिवाइस लेते हैं फ्यूज़। तो फ्यूज़ तो वैसे हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं वहाँ हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं एज अ सेफ्टी डिवाइस, ताकि हमारे घर का जो सर्किट है या जो हमारे होम अप्लायंसेस हैं वो कभी जब अचानक से हाई करंट फ्लो होने लग जाए, किसी भी वजह से अगर हमारे सर्किट में हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगे, तो अगर वहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ होता है तो उसको वो जो फ्यूज़ है वो उस इलेक्ट्रिक करंट को आगे फ्लो ही नहीं होने देता है और हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो डैमेज से बच जाते हैं। जनरली ये जो फ्यूज़ होता है वो एक थिन वायर होता है जो कि किसी मेटल का या किसी एलॉय का बना हुआ होता है। जनरली हम लेड टिन या कॉपर टिन का एलॉय काम में लेते हैं, जिनकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड द सेकेंड इज़ हाई रेजिस्टेंस। तो लो मेल्टिंग पॉइंट का क्या रीज़न है कि जब मान लीजिए अचानक से हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगा तो उसकी वजह से, क्योंकि हमारे जो फ्यूज़ का वायर है उसका हाई रेजिस्टेंस है, उस हाई रेजिस्टेंस की वजह से और क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा आ रहा है, हीट प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे ही हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है,
वो अचानक से क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस की वजह से मेल्ट हो जाएगा। और जैसे ही फ्यूज़ मेल्ट होगा हमारा सर्किट वहाँ से ब्रेक हो जाएगा और हमारा ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, जिससे कि हमारे आगे जो भी अप्लायंसेस हैं वो डैमेज से बच जाएंगे। अब क्योंकि हमारे घर में जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं वो सब अलग अलग पावर रेटिंग के होते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है इलेक्ट्रिक करंट की, तो जो हमारे फ्यूज़ होते हैं वो भी जो भी डोमेस्टिक सर्किट में हम यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग रेटिंग के होते हैं। तो जनरली हम 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर रेटिंग के जो फ्यूज़ हैं वो यूज़ करते हैं। So what is fuse? It is a safety device and it protects electric circuit and appliances by stopping the flow of an unduly high electric current. Second है, an electric fuse consists a thin wire of metal or an alloy of appropriate melting point, जो कि जनरली कैसा होता है, लो होता है, एंड हाई रेजिस्टेंस। जनरली टिन लेड अलॉय और कॉपर टिन अलॉय और मटेरियल आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ फ्यूज। अ फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हमारा सर्किट है उसमें हम फ्यूज़ को हमेशा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, क्योंकि जैसा हमें पता है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर एक अप्लायंस फेल हो जाता है तो वहीं से सर्किट ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट आगे फ्लो नहीं कर पाता है। इसलिए अगर हमने हमारे डोमेस्टिक सर्किट के स्टार्टिंग में ही सीरीज़ कॉम्बिनेशन में फ्यूज़ लगा दिया और वो किसी वजह से अगर मेल्ट हो गया है या ब्रेक हो गया है तो वहीं से इलेक्ट्रिक करंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगा और हमारे जो आगे के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। वर्किंग कैसे देख सकते हैं हम, इफ़ अ करंट इज़ लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट। मान लीजिए कभी अगर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होने लगता है, द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर इंक्रीजेज। इसकी वजह से हमारा जो फ्यूज वायर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बियॉन्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एज अ रिजल्ट द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बर्निंग एंड डैमेज। जैसे ही हीट इंक्रीज होती है हमारा जो फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है और हमारे आगे के जो इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि अप्लायंसेस हैं वो बर्न होने से या डैमेज होने से बच जाते हैं। अब हम अपनी अर्लियर क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि पार क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और हम इसको ये भी कह सकते हैं द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पावर। इसी के बेसिस पे हम आज इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करेंगे। सो द इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द गिवन सर्किट। इसकी ऐसा यूनिट होती है वॉट, और लार्जर यूनिट हम ले सकते हैं किलोवाट, जो कि किसके बराबर होती है 1000 वॉट के। इससे भी ज़्यादा अगर बिगर यूनिट हम लेना चाहें तो वो होती है मेगावाट, और 1 मेगावाट इज इक्वल टू होती है 10⁻⁶ वॉट के। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक पावर को एक्सप्रेस करना चाहें तो इसके एक्सप्रेशन के लिए हम देखते हैं कि जो हमने एनर्जी निकाली थी वो इन 3 फॉर्मूला से निकाली थी। एनर्जी जो भी है यानी कि हीट प्रोड्यूस्ड है या एनर्जी है वो हमने निकाली थी VIT या V²T/R या I² R/T,
और अभी हमने पढ़ा कि पार क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। तो अगर हम इस फॉर्मूला में यहाँ ई की जगह ये 3 फॉर्मूला पुट करें तो हमारे पास पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर पावर कंज्यूम निकालें, एनर्जी डिसिपेटेड या कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, तो यहाँ एनर्जी की जगह हमने फर्स्ट रखा ये वाला फॉर्मूला VIT अपॉन टाइम की जगह हमने रखा T, तो T से T कट और हमारे पास आ गया फर्स्ट फॉर्मूला VI। सेकंड में हमने एनर्जी की जगह रखा ये सेकंड फॉर्मूला V² अपॉन R अपॉन T, तो ये हो जाएगा 1/T। यहाँ T से T कट हो गया और हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आ गया V² अपॉन R। थर्ड टाइम हमने E की जगह रखा I² RT, तो अगर हमने ये रखा I² RT अपॉन T, तो T से T कट हो गया है और हमारे पास आ गया है I² R। तो हमारे पास इस तरीके से पार के 3 फॉर्मूला आए, P = VI, V² R एंड I² R, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं P = VI, V² अपॉन R और I² R। चलिए अब हम 1 वॉट को डिफाइन करते हैं। जैसा कि हमने देखा P = VI, तो अगर हमें पावर को 1 वॉट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमें लेना पड़ेगा 1 वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट को लेना पड़ेगा हमें 1 एम्पियर। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डिवाइस is 1 watt if it carries a current of 1 ampere when operated at a potential difference of 1 volt। अब हम रिलेशन निकालेंगे SI यूनिट ऑफ एनर्जी एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसा कि हमें पता है SI यूनिट ऑफ एनर्जी होती है जूल और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है किलोवाट आवर। तो अगर हम इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहें तो हम जानते हैं 1 किलोवाट आवर। तो अगर हम किलो को लिखें 1000, वॉट होता है हमारा जूल पर सेकेंड, और आर को हम लिख सकते हैं, पहले अगर आर को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाता है 60 मिनट्स, और फिर अगर हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा हमारा सेकंड्स। तो यहाँ हम सेकंड से सेकंड को कट कर सकते हैं और ये हमारा आ जाता है 6 6 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जूल। जूल यहाँ से आया है, या हम इसको लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ जूल, या 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 250 वोल्ट्स एंड 100 वॉट। What is its resistance? What maximum current can be passed through it? इसको करने के लिए एज यूजुअल हम सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज गिवन। गिवन क्या है? सबसे पहले 250 वोल्ट्स मीन्स हमारा दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 250 वोल्ट्स। 100 वॉट, इसका मतलब है वॉट में क्या होती है हमारी पावर।
पार इज 100 वॉट। अब हमें निकालना है व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। तो अब हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पार एंड रेजिस्टेंस। तो हम पार का एक ऐसा फॉर्मूला लेंगे जिसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस आए, जो कि क्या है, P इज इक्वल टू V²/R। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाता है R इज इक्वल टू V²/P। V की वैल्यू हमें पता है 250, तो ये हो जाता है हमारा 250 मल्टीप्लाइड बाय 250 अपॉन पार है हमारी 100, ये 0 से 0 और ये हमारा आ जाता है 625 ओम। रेजिस्टेंस आ गया हमारा 625 ओम। अब हमें निकालना है मैक्सिमम करंट कैन बी पास थ्रू इट। ओम दूसरा एक पावर का वो लीजिए जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट हो। तो हमारा एक फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू VI, और इसमें हमें कैलकुलेट करना है I, तो I इज इक्वल टू P/V। पार है हमारी 100 और पोटेंशियल डिफरेंस है 250, तो हमारा आ जाता है ये 0.4 एम्पियर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो है हमारा 0.4 एम्पियर।